हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो जो हमारा ये वीडियो है ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को लेकर के है। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज है इसमें कंप्लीट टेस्ट सीरीज शामिल है, ठीक है। उसमें अभी तक हमने UHC 12 यहाँ तक के टेस्ट दे लिए हैं, ठीक है। और जो हमारा निःशुल्क टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है करंट अफेयर्स का, उसके अंतर्गत कुल 22 टेस्ट होने हैं, जिसमें से कि अभी UHC 06 आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप सभी दोस्त इस टेस्टों को दीजिए, जितने टेस्ट आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं उन टेस्टों को दीजिए, उसकी मॉडल आंसर देखिए और उसके पश्चात इन वीडियोस को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि आज हम लोग जो हमारा पेपर था पिछला वाला UHC 11 जो कि नवंबर माह का करंट अफेयर्स का पेपर था, उसके प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम करेंगे क्या कि बार बार यह प्रश्न पूछा जा रहा था हम लोगों से कि समय प्रबंधन कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने बहुत चर्चा की इस बारे में, हम लोगों की जो जूम कॉल हुआ था उस पर भी हमने चर्चा की। आज मैं आप लोगों के लिए बस एक थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा जो कि इस वीडियो के अंत में होगा। वहां पर मैं ये बताऊंगा कि इस डेली प्लानर जो कि हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराया गया है वो, और एक एक्टिविटी ट्रैकर है, इन दोनों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ देखनी है, ऐसी समझनी है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ये टेस्ट शेड्यूल है आप लोग देख सकते हैं। तो निःशुल्क जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, कराया जा रहा है आगे आगे लगातार। तो इन टेस्टों को दीजिए, ठीक है, समय समय पर जो टेस्ट होने वाले हैं उसको दीजिए। और जो आज हमारा मेन उद्देश्य है इस वीडियो का वो UHC 11 को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा हम यहाँ पर टाइम डिले नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के साथ। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या है कि आरंभ, ठीक है, आरंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। कौन कौन सा स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसे 2014 में पहली बार लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए यह अपनी तरह का पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स है। तो देखिए दो स्टेटमेंट है दोनों, आप दोस्तों इन लोगों में से आपको आंसर का चयन करना है। अब समझिए आप करेंगे क्या कि आपको करने के लिए पहली बात यह समझनी पड़ेगी कि आरंभ के बारे में पता होना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है। हो सके बहुत से दोस्तों को पता हो और बहुत से दोस्तों को नहीं पता हो, ठीक है। तो देखिए पता कैसे हो सकता था कि अगर आप लोगों ने न्यूज़ देख रहे होंगे, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो लवासना में क्या घटित हो रहा होता है, ऐसी न्यूज़ आप लोगों का भी ध्यान आकर्षित करती होंगी। तो हाल ही में गुजरात के केवड़िया जिले से, ठीक है, और जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने लबासना मसूनी में जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग के लिए एक आरंभ प्रोग्राम का स्टार्ट किया है। तो यह है क्या? ये एकीकृत बुनियादी पाठ्यक्रम है, ठीक है। मैं यहाँ पर मॉडल आंसर खोल लेता हूँ बगल में, सो दैट आप लोगों को मॉडल आंसर भी दिखता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिए आप लोग पॉइंट, कि गुजरात के केवड़िया जिले से, ठीक है, लबासना मसूरी में जो भारतीय लोक सेवाओं के प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ संवाद किया वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उन्होंने एक एकीकृत बुनियादी पाठ्यक्रम आरंभ का शुरुआत किया है। और यह अपनी तरह का पहला कॉमन पाठ्यक्रम है। तो आप समझिएगा एक बात कि जो प्रश्न में पहला स्टेटमेंट था, देखिए प्रश्न में पहला स्टेटमेंट क्या था, आप लोग ध्यान समझिएगा कि यह प्रोग्राम 2014 में पहली बार लॉन्च किया गया था। तो गलत है, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 2019 में की गई थी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया एक पॉइंट। अब अगला पॉइंट है कि सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए यह अपनी तरह का पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स है। तो यह कथन सही है और मोदी जी ने भी इसकी शुरुआत की है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। तो आप लोगों को करना है क्या? मानिए अगर मैं इस प्रश्न का शॉर्ट नोट्स बनाता हूं एग्जाम में अपने याद करने के लिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा यहां पर कि आरंभ, ठीक है, और आरंभ के बगल में एक इक्वल साइन लगाऊंगा या फिर जो भी डैश का साइन लगाऊंगा, और फिर मैं ये लिखूंगा कि ये 2019 में स्टार्ट किया गया है, प्लस इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि यह कॉमन फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। और ये कहां पर है? तो आप यहां पर बगल में लिख दीजिएगा कि ये आप लोगों का लवासना में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करने का एक तरीका हो सकता है, आप लोग ऐसे इसका नोट्स बना सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब ऐसे आप लोगों को नोट्स बनाते रहने दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग समझ सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत था और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही था। तो इसका आंसर हो गया केवल बी सही।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बायोमास गैसीकरण आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी। अब थोड़ा सा ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया हुआ है। तो देख लीजिए क्या है कि बायोमास गैसीकरण आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी, इसके संदर्भ में प्रश्न है और प्रश्न के संबंध में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IISc, तो IISc बेंगलोर और IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए प्रश्न क्या है और इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो जो प्रश्न था हमारा वो सिंपल सा था, सिंपल ये था कि बायोमास गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर इस टर्म को समझा देता हूँ कि होता क्या है। तो बायोमास गैसिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी होती है, एक तकनीक है जिसमें करते क्या है कि कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है जिसमें हीट, स्टीम और ऑक्सीजन को दिया जाता है, ठीक है, और एक लंबे प्रोसेस के बाद हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। हाइड्रोजन को हम लोग स्वच्छ ईंधन के रूप में मानते हैं, तो हाइड्रोजन का उत्पादन यहाँ पर हमारे लिए स्वच्छ ईंधन का उत्पादन हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रश्न। अब पहला स्टेटमेंट जो इतना लंबा चौड़ा दिया उसका मतलब ये है सिंपल सिंपल कि IISc बेंगलोर और IOCL ये दोनों मिलकर के एक तकनीक का निर्माण कर रहे हैं जिसके माध्यम से इस जो बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन के उत्पादन की तकनीक है उस पर एक समझौता किया गया है। तो यह स्टेटमेंट सही है, यह हाल ही में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप मॉडल आंसर में देख सकते हैं, मॉडल आंसर में भी ये बात दी हुई, ध्यान से समझिए आप लोग। दे रहा है कि IOCL ने और बेंगलुरु स्थित IISc जो है उन दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों वो क्या है कि देश की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए इंडियन ऑयल के द्वारा कल्पना की जा रही ईंधन सेल संचालित बसों के लिए यह प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह कथन भी सही है। सही क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो सरकार है वह एक स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी की तरफ जाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए सरकार ने भी दिल्ली में 50 बसों को भी शुरुआत की जो कि हाइड्रोजन CNG बेस्ड होंगी। तो इन सब तकनीक की दिशा में जो ऐसे समझौते होते हैं IISc और IOCL के बीच में किए गए हैं वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न हो गया इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया C, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर इसका शॉर्ट नोट्स बनाना हो इस प्रश्न का तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं सिंपल 2 चीज लिखूंगा। अगर मुझे जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बायोमास गैसिफिकेशन का मतलब पता है तो मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा अपने नोट्स में, लेकिन जिन दोस्तों को बायोमास गैसिफिकेशन का अर्थ नहीं पता है वो एक लाइन में इसको सिंपल से लिख लें कि क्या होता है और कैसे हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि IOCL और IISc बेंगलोर के बीच में एक समझौता किया गया है। बस एक सिंपल सा ये 2 पॉइंट होंगे आपके इस नोट्स के अंतर्गत। और समझिए दोस्तों कि सिर्फ एक व्यक्ति का नोट्स उसी के लिए काम हो सकता है, उसी के लिए काम का हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को सिर्फ नोट्स में शामिल करता है जो उसको याद नहीं है। जैसे कि अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं इस टर्म को शामिल नहीं करूंगा कि बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है, लेकिन आप लोग शामिल करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या उसको हम लोग देखते हैं। और हमारा जो इसका ये मैं बताऊं ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बार बार पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बल्क ड्रग बहुत न्यूज़ में रहते हैं बार बार। और अभी हाल ही में अगर मैं सरकार की बात बताऊं तो सरकार ने भारत में 3 बल्क ड्रग के पार्क बनाने का घोषणा किया है, जिसमें से कि एक पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। और उसी के संदर्भ में प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, पहली बात है कि बल्क ड्रग, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया है दोस्तों। पहला कथन क्या है कि पैरासिटामोल एक बल्क ड्रग नहीं है। और अगला स्टेटमेंट है कि API का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और प्रश्न में डायरेक्ट पूछ सकता है कि API क्या है, या फिर API का प्रयोग करके मेंस में एक प्रश्न आ सकता है कि API जो है वो हमारे स्वास्थ्य संरचना है उसमें क्या भूमिका रखती है, ठीक है। तो API का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। और इसी को हम बल्क ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो API रसायनों और सॉल्वेंट से जुड़े कई प्रतिक्रियाओं से तैयार होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए मैं यहां पर अब प्रश्न को बड़ा करता हूं थोड़ा सा। प्रश्न आप लोग ध्यान समझिए क्या है कि
बल्क ड्रग होता क्या, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बल्क ड्रग एक सक्रिय दवा घटक, जिसको कि इंग्लिश में एपीआई कहते हैं, सक्रिय दवा घटक, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, उसका उसी को कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे कि अगर मैं समझाऊं, पैरासिटामॉल आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, तो पैरासिटामॉल क्या है, वो एक थोक दवा है, उसी को हम कहते हैं बल्क ड्रग। और पैरासिटामॉल को हम कई बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग करके एक नया दवा बनाते हैं, जिसको कई कंपनियां अपने अंतर्गत पेटेंट कराती हैं, जैसे कि क्रोसिन एक पैरासिटामॉल से बना एक दवा है। तो जो पैरासिटामॉल है वो एपीआई है, वो मुख्य ड्रग है जिसको हम बल्क ड्रग कहते हैं। तो सरकार क्या चाहती है कि सरकार पूरे विश्व में जो भारत के अंतर्गत निर्मित एपीआई है, ठीक है, बल्क ड्रग है, उनका निर्यात करना चाहती है। तो इसके लिए भारत सरकार ने 3 पार्कों की स्थापना की है, ठीक है, करने की योजना बनाई है, अभी स्थापना हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझनी है। और एपीआई क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा कि पैरासिटामॉल एक बल्क ड्रग नहीं है। तो यह गलत है, क्योंकि पैरासिटामॉल जैसे कि मैंने ये बताया कि बल्क ड्रग है, ठीक है। और पैरासिटामॉल से दवा बनाई जाती है, जिसमें कि क्रोसिन एक सबसे कॉमन दवा है, ठीक है, क्रोसिन, कैल्पाल और सिप्ला की कई दवाएं आती हैं, तो ये पैरासिटामॉल से बनाई जाती हैं। अगला स्टेटमेंट है कि एपीआई रसायनों और सॉल्वेंट से जुड़े कई प्रतिक्रियाओं से तैयार होते हैं। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से जो इसका आंसर हो गया वो हो गया सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में दिखा 16 साइकी क्या है। अब समझिएगा कि 16 साइकी, ये थोड़ा नाम ही इसका बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 16, और ये इसकी स्पेलिंग जो होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा, 16 साइकी कहा जाता है इसको। तो अगर इंग्लिश में ये टर्म लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम 16 साइकी कहते हैं, जो पी होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो 16 साइकी क्या है, प्रश्न है। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। ये एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। और अभी ये क्यों न्यूज में रहा, तो समझिएगा इस बात को आप लोग अच्छे से, कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो पट्टी है क्षुद्र ग्रहों की, वहां पर 16 साइकी पाया गया था। और यह बहुत पुराना 1853 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों रहा, तो अभी हाल ही में नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसके माध्यम से अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि ये जो क्षुद्र ग्रह है ये बाकी क्षुद्र ग्रहों की तरह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका निर्माण है वह पूरी तरीके से धातुओं से हुआ है, मेटल से हुआ है। और इस कारण से जो इसकी कीमत है वो करीब पूरी जो पृथ्वी की अर्थव्यवस्था है उससे भी बहुत ज्यादा आकी गई है। तो दोस्तों इस कारण से यह न्यूज में रहा। और हाल ही में जो नासा है उसने अपनी घोषणा भी की है कि नासा 2022 में एक मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है, जो कि 2026 तक इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए इसके पास जाएगा और इसका अध्ययन करेगा। और इसका जो अध्ययन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अध्ययन के जैसे इसका अध्ययन करके जो नासा वो यह पता कर सकता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से 16 साइकी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और न्यूज में रहा है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। जो 16 साइकी वर्ल्ड है, ठीक है, जो इसका नाम है वह आत्मा की एक देवी है, जो ग्रीक में आत्मा की एक देवी है, ठीक है, साइकी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया 16 साइकी। तो आप यहाँ से नाम देखिएगा। और 16 साइकी क्या आप समझ गए, तो इसका आंसर हो गया क्षुद्र ग्रह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या उसको हम लोग देखते हैं और अगले प्रश्न पर हम लोग समझते हैं क्या होगा। हमारा अगला प्रश्न है चंडी पाड़ो त्योहार। चंडी पाड़ो त्योहार यह कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए न्यूज में क्यों रहा मैं बताता हूँ आप लोगों को कि शरद पूर्णिमा जो होती है, ठीक है, उसके अगले दिन, शरद पूर्णिमा हमारे उत्तर भारत में बहुत मनाया जाता है, ठीक है। और गुजरात में क्या होता है कि शरद पूर्णिमा के अगले दिन चंडी पाड़ो त्यौहार मनाया जाता है। मुख्यतः ये त्यौहार जो है वो वहां पर सूरत में मनाया जाता है। और होता क्या है, जो चंद्रमा होता है तो खुले चंद्रमा के नीचे बैठ करके 2 खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है घारी, ठीक है, ये एक मिठाई होता है जो कि मैदा, पिस्ता, बादाम, चीनी, इन सब को मिला करके बनाया जाता है। और एक नमकीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं भूसू नमकीन, ठीक है। तो भूसू नमकीन और घारी मिठाई, इन दोनों का सेवन किया जाता है इस त्यौहार के दिन। और यह चंडी पाड़ो त्यौहार है जो कि सूरत में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो देखिए क्या है कि अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में देखने वाला बंधु निम्न में से किसकी पहल है। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जैसा कि जब खुद आईआईटी में था, ठीक है, तो मैं आईआईटी में गया तो मैं वहां पर देखा कि वहां पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है।
वहाँ पर लोग जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, सब लोग यूपीएससी या फिर आईएएस ईएएस इन दोनों की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इन सब के बीचों में जो बच्चे होते हैं, जो छात्र वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, वो अपने परिवार से एकदम अलग हो चुके होते हैं। तो उनके अंदर एक अकेलापन या फिर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती है, उनके सामने कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती हैं जिनके लिए सहायता के लिए वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के लिए एक बंधु नामक एक पोर्टल बनाया है। ठीक है, तो बंधु से नाम से हम समझ सकते हैं, बंधु मतलब होता है भाई, जो कि हमारे साथ रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये एक बंधु एक पोर्टल है जहां पर है क्या, तो जो उस कॉलेज के एलुमनाई मतलब जो पहले पास आउट हो चुके हैं छात्र वहां से, उस कॉलेज से, वो लोग यहाँ पर शामिल होंगे। उनकी जो सफलताएं हैं, जो उनकी चुनौतियां रही उनके लाइफ में, या फिर उनके जो मोटिवेशन कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ काउंसलिंग की जाएगी इन छात्रों की, वहाँ पर जो छात्र इस बंधु पोर्टल पर रजिस्टर होते हैं। तो एक प्रकार से कॉलेज में, ठीक है, छात्रों के सामने आने वाली जो मानसिक चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया। और हम लोग देखते हैं कि हाँ, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो उन सब का इलाज के लिए सरकार की पहल है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप यहां समझिएगा। और अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है मानसर झील के बारे में। ठीक है, और मानसर झील जो है कहां पर, मैं बता दूं आप लोगों को, तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और इसको करीब 2005 ईस्वी में, ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया था। सुरिनसर मानसर झील कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, जिसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया था। और हाल ही में सरकार इस मानसर झील को पर्यटन के उद्देश्य से बढ़ावा देने के लिए एक योजना बना रही है, एक पहल बना रही है, सो दैट यहाँ पर सरकार जो है पर्यटकों को आकर्षित कर सके। तो सरकार की यह पहल है। और मानसर झील कहाँ पर है, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न कहीं भी आ सकता है। ठीक है, यूपीएससी में पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में पूछ सकता है, तो आप लोग तैयार रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो ध्यान समझिएगा, अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना है, ये अभी की जो सरकार है, ठीक है, उस सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। और मैं आपको बताऊं तो अगर दिसंबर के महीने में, ठीक है, सरकार जब मोदी जी गए थे वहाँ पर, मोदी जी लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उपराष्ट्रपति सब लोग थे। तो इन लोगों ने के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया, भूमि पूजन किया गया। और मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इस प्रश्न पर आएंगे। तो प्रोजेक्ट में देखिए है क्या पूरा चीज़ समझिएगा आप लोग, कि जो अभी हमारी पुरानी संसद है, ठीक है, उसका निर्माण 1900, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट, ध्यान समझिएगा, 1927 में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड इरविन जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, ठीक है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इस संसद में, जो पुरानी संसद है, इसमें लोकसभा में 590 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन जो अभी वर्तमान संसद बनाई जा रही है, ठीक है, वहां पर 888 सीटें होंगी। आप समझिएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ने का देखिए कई कारण है। ठीक है, पहला कारण यह है कि जो हमारी सरकार है वो ये कह रही है कि अभी 2021 में जब नई जनगणना होगी, तो उस नई जनगणना के पश्चात 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, और पूरा परिसीमन होगा, तो उसके पश्चात जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद होगा एग्जैक्टली, तो जो 84वां संविधान संशोधन था, 84 संशोधन था, जो कि 2001 के अराउंड हुआ था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, एक फैक्ट को एक बार। लेकिन 84वां संशोधन था, उसमें यह बताया गया था कि 2026 तक जो स्थिति है संसद की, जितने प्रतिनिधि शामिल हैं उतने ही शामिल रहेंगे। तो चूंकि 2026 की जो क्राइटेरिया वो समाप्त होने वाला है, समय आने वाला है 4-5 साल बाद, तो 2026 में परिसीमन आयोग गठन किया जाएगा, और जो सीटें वो बढ़ाई जाएंगी, लोकसभा में, राज्यसभा में भी। तो इस कारण से जो संसद है, वर्तमान संसद, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम पड़ जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब हम एक नया संसद का निर्माण करते हैं। और उसके कई कारण और गिना सरकार ने यह गिनाया है कि जो वर्तमान संसद है वह भूकंप के प्रति अब उतनी मतलब सही नहीं रहेगी, सुरक्षा उपकरण जो है भूकंप के प्रति वो सही नहीं रह गए हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह पहल के स्टार्ट कर रही है। अब देखिए इन पूरा प्रोजेक्ट को आप समझिएगा एग्जैक्टली थोड़ा सही से, कि अभी हाल ही में भारत 2022 में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। और सरकार की यह पहल है, सरकार का जो ये प्रयास है कि 2022 तक नई संसद का निर्माण कर दे। ठीक है, और ये संसद करीब 3 किलोमीटर के लंबे रेंज में है, जो कि दिल्ली केंद्र से करीब
इंडिया गेट तक जाता है राष्ट्रपति भवन होते हुए। तो इन सभी इलाकों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ठीक है। जो पुरानी संसद उसको तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर एक नया संसद बनाया जा रहा है। पुरानी संसद को म्यूजियम के रूप में रखा जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न है, और इस प्रश्न में आप लोगों को देखते हैं और क्या क्या चीजें बताई गई हैं, प्रश्न में क्या पूछा गया इसको समझते हैं। अभी जो पहला स्टेटमेंट है वो यह है कि सेंट्रल विस्टा नई दिल्ली के केंद्र में 3 किलोमीटर तक फैला है, जो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है। तो कथन सही है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया एग्जैक्टली। अगला स्टेटमेंट है कि भारत की आजादी के 75वें वर्ष मार्च 2022 तक नई संसद को तैयार होना है। तो यह कथन भी सही है, तो दोनों ही कथन सही हो गए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। जब अभी हाल ही में मुझे अभी याद है एग्जैक्टली कि प्रधानमंत्री जब गए थे इसके भूमि पूजन में, तो उन्होंने कई बातें कही थी। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने गुरु नानक जी के गुरु नानक जी के शब्दों को कोट किया था और वहाँ पे कुछ बातें बताने का प्रयास किया था। उनका मेन मोटो ये था कि उन्होंने बताया कि जैसे कि अभी जो ब्रिटेन की मैग्ना कार्टा है उसको लोकतंत्र की सबसे पहली मिसाल के रूप में माना जाता है। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर और उन्होंने कहा कि 12वीं शताब्दी में भारत में जो भगवान बसवेश्वर थे, ठीक है, उनका एक प्रयास था, ठीक है, जिसका नाम था अनुभव मंडप, ठीक है, मंडप या मंटप उसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मंडप भी सही हो सकता है, मंटप भी सही हो सकता है। तो अनुभव मंडप जो कि बसवेश्वर जी के द्वारा निर्माण किया गया था, वो एक धर्म संसद था। तो मोदी जी ने यह कहा कि अनुभव मंडप भारत में सबसे पुराना लोकतंत्र की नींव को प्रदर्शित करता है। तो आप समझिएगा कि इन सब बातें जो है, जो तथ्य है कि अनुभव मंडप, ये प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स में डायरेक्टली कि अनुभव मंडप क्या है, इसका निर्माण किसने किया था, ठीक है। दूसरी बात, मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ऐसे प्रश्नों को आप कोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आप कोड कर सकते हैं, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं वहां पर। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो हमारी जो नई संसद है वो पुरानी संसद की तरह वृत्ताकार नहीं है, वो अब त्रिभुजाकार होने वाली है, ठीक है। नया बन रहा है जो नई संसद के जो विश्वकर्मा जी ने कहा था, मतलब जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, तो वो गुजरात के विमल पटेल हैं, जिन्होंने इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर जैसे संस्थाओं का निर्माण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार की पहल है बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है, और इसका देखते हैं ये 2022 तक किस रूप में ये सामने आता है हमारे। चलिए तब तक अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है इन्वेंट्री गेन के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा कि इन्वेंट्री गेन क्या होता है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा हुआ है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन्वेंट्री गेन एक कंपनी के द्वारा रखी हुई इन्वेंट्री के मूल्य के बढ़ने से प्राप्त होता है। अगला स्टेटमेंट है कि तेल विपणन कंपनियों के मामले में इन्वेंट्री गेन क्रूड की कीमत घटने के कारण हो सकता है, जिसे रिफाइनिंग इन्वेंट्री गेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो समझिएगा, मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहली बात आप ये समझिए कि जो इन्वेंट्री गेन है उसकी स्पेलिंग क्या है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई लोग पढ़ने में गलती कर सकते हैं, ठीक है, वो गेन है, ठीक है, GAIN। अब इसका आप लोग अर्थ समझ गए होंगे, अगर आप लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो आप समझ सकते हैं। क्यों? इन्वेंट्री मतलब होता है सामान जिसको हम स्टोरेज करके रखते हैं, और गेन मतलब होता है लाभ, ठीक है। तो रखे हुए सामान से जो हमें लाभ होता है उसको हम कह रहे हैं इन्वेंट्री गेन, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए कि मानिए कोई ऑयल कंपनी है, ठीक है, उसने अपने यहाँ पर कुछ क्रूड ऑयल को सेव करके रख लिया, मानिए कि उसने बहुत बड़ा स्टॉक खरीद लिया और उसको अपने पास स्टोर करके रख लिया, लेकिन मार्केट में अचानक से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, ठीक है। तो उस कंपनी ने माने 10 रुपए में खरीदा था, ठीक है, और उसकी कीमत बढ़ के 100 रुपए हो गई। तो जो कंपनी को 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री गेन। चूंकि यह प्रॉफिट क्रूड ऑयल की वजह से हुआ तो इसको हम रिफाइनिंग इन्वेंट्री गेन कहते हैं, ठीक है। और अगर यही प्रॉफिट सीधे पेट्रोल या डीजल से होता, क्रूड ऑयल की जगह पर पेट्रोल या डीजल से प्रॉफिट हो रहा होता, तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग इन्वेंट्री गेन, ठीक है। तो 2 टर्म होता है इन्वेंट्री गेन के अंतर्गत, एक रिफाइनिंग इन्वेंट्री गेन और एक मार्केटिंग इन्वेंट्री गेन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कीमत घटने की बात की, जबकि कीमत बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न में कीमत घटना कीमत बढ़ने में बहुत मामूली डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका पूरा आंसर का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखनी है। चलिए इसके साथ ही आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया हुआ है, ठीक है। पहला कथन क्या दिया है कि यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है।
तो समझिएगा कि चूंकि जम्मू कश्मीर ये अधिनियम 2016 में आया था, ठीक है, और उस टाइम पर जम्मू कश्मीर एक अलग मतलब राज्य था, ठीक है, जहां पर अलग से अधिनियम पारित कराना पड़ता था, तो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है अभी भी, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट क्या है कि यह 100 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड के आकार वाले सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर लागू होता है, या 8 अपार्टमेंट या उससे अधिक वाली परियोजनाओं पर लागू होता है। तो दो चीज समझिएगा, कंपेयर समझिए आप कैसे कह रहे हैं कि 8 अपार्टमेंट, ठीक है, 8 अपार्टमेंट मतलब कि 8 लोग वहां पर रह रहे हैं, ठीक है, 8 परिवार रह रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया, तो यहां पर लागू हो सकता है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। अब कह रहा है 100 वर्ग मीटर, तो 100 वर्ग मीटर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में कि 8 अपार्टमेंट है, इससे कंपेरिजन 100 मीटर स्क्वायर बहुत छोटा होता है। तो जो फैक्ट है ये देखिए, गैस करने का मैं तरीका बता रहा था कि आप यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हो कि चूंकि ये जो 100 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो बहुत छोटी है, तो यहाँ पर रेरा लागू नहीं होगा। रेरा लागू कहाँ पर होगा, ये जब प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, या फिर 8 अपार्टमेंट उसमें शामिल हो रहे हों, ठीक है। तो हमको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि रेरा या तो 500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की ज़मीन हो, या फिर 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा हो, तब वहाँ पर लागू होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो गया, दोनों ही कथन गलत है, ठीक है, डी, न तो एक न तो दो, ठीक है, दोनों कथन गलत है। तो ये तो हो गए हमारे आज के 10 प्रश्न, ठीक है। और मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि डेली प्लानर और एक्टिविटी ट्रैकर का प्रयोग कैसे किया जाए। तो समझिएगा दोस्तों, ये समस्या सबसे कॉमन है कि आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट की समस्या सबके सामने आती है, ठीक है। चूंकि एक लाइफ में, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में, तो आपको अपने उस 24 घंटे के अंतर्गत सब कुछ मैनेज करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि टाइम टेबल कैसे बनाना है हम लोगों को। देखिए, इस जो चार्ट है उसका प्रयोग कैसे करना है, आप यहाँ पर लिखिए कि आप मानिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप लिखिए कि 5 AM से, ठीक है, 7 AM तक, ठीक है, मैं ये वर्क करूंगा, या फिर मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूंगा, या फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, या फिर मैं मेंस की आंसर राइटिंग करूंगा, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पर लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, न्यूज़ देखूंगा, टाइम पास करूंगा, ब्रेक लूंगा, जो करना है आप यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी लाइफ के हर एक घंटे को टाइम ब्लॉक में डिवाइड करके, ठीक है, टाइम ब्लॉक बनाइए कि इस घंटे से लेकर इस घंटे तक आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इस घंटे से लेकर इस घंटे तक आप फेसबुक चलाएंगे, इस घंटे से लेकर इस घंटे तक आप खाना खाएंगे, जो भी आपका टाइम है उस पूरे को आप यहाँ पर मैनेज करिए। और दो चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है, जो कि आप स्टॉप वॉच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच का प्रयोग कैसे करना है आपको ये समझिएगा कि आप पढ़ना जब भी स्टार्ट करिए अपने साथ स्टॉप वॉच रखिए, स्टॉप वॉच को ऑन कर दीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपने पढ़ना स्टार्ट किया 5 बजे, आप स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए, और अगर 5:30 बजे आप उठ रहे हैं तो आप वहाँ पर स्टॉप वॉच को बंद कर दीजिए, ठीक है, तुरंत उसको पॉज कर दीजिए। और पॉज करने से क्या होगा कि आपको दिख रहा हो कि सिर्फ आपने आधा घंटा ही पढ़ा है, 6 बजे तक आप सिर्फ आधा ही घंटा ही पढ़े, तो आपको ये आधे घंटे का जो ब्रेक दिखेगा आपको यहाँ पर समझ में आएगा आपका टाइम कहाँ बर्बाद हो गया, ठीक है। तो स्टॉप वॉच का फायदा ये है कि ये आपकी जो अननेसेसरी ब्रेक है बीच बीच में, ठीक है, उनको समाप्त करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और समझिएगा, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, ठीक है, मैं इसको जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। तो कि हर 1 घंटे या 1.5 घंटे के पश्चात आप 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए, ठीक है। हर 1 घंटे के पश्चात आप 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। उठिए, थोड़ा पैर और हिलाइए, ठीक है, अपने जो भी मतलब पानी पीना है, जो ब्रेक लेना आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जो एक्टिविटी ट्रैकर है उसका प्रयोग कैसे करना है, तो इसको देखिएगा आप लोग दोस्तों कि एक्टिविटी ट्रैकर के अंतर्गत, मैं यहाँ पर इसको रोटेट नहीं कर सकता, तो आप समझिएगा ऐसे ही कि यहाँ पर आप लिखिए कि एक्टिविटी आपकी क्या है। जैसे कि आपने मानिए आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए कि डेली आंसर राइटिंग हमको करनी है, ठीक है, एक्टिविटी में। और सोमवार को आप अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सही का टिक करिए, अगर मंगलवार को आपने नहीं किया तो क्रॉस का टिक करिए, सही क्रॉस ऐसे आप करिए। तो आपको एक वीकली एनालाइज होगा कि आपने जितने टारगेट सेट किए थे, अपने जितने गोल आपने सेट किए थे, उसमें से आपने कितना परसेंटेज अपने गोल को अचीव किया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप कई एक्टिविटी लिख सकते हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स पढ़ना, प्रीलिम्स के टेस्ट देना, ठीक है, या फिर आप प्रीलिम्स का रिवीजन रख सकते हैं। तो ऐसे आप कई एक्टिविटीज़ को नोट करिए, उनको ट्रैक करने का प्रयास करिए, कितने आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, कितने नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे आपको काम करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि हमारे द्वारा जो आंसर राइटिंग का बैच चला जा रहा है, ठीक है, उसका जो नया बैच है वो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है।
और जो हमारा पुराना बैच मतलब जो ये बैच चल रहा है करंटली, उसमें करीब 60 दोस्त शामिल हैं, ठीक है। और इन 60 दोस्त में लगातार सभी लोग उत्तर लेखन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा अगला बैच 1 मार्च से स्टार्ट होगा और इसमें हमारा कोशिश रहेगी कि हम 50 दोस्तों से ज़्यादा किसी को भी शामिल ना करें, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा कॉपी चेक करना बहुत एक मुसीबत बन जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि आप लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को जो हमारा नंबर दिया गया है 9711143850, इस पर संपर्क करिए, निशान सर से बात करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।